चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, गवर्नमेंट बजट। आई होप सो कि आप रिवीजन करके बैठे हुए हैं बेटा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो समझाया था कि इंडिया में कैसे बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, राइट। फिर उसके बाद हमने बजट का मीनिंग वगैरह समझा था। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट में ये कुछ 6 पॉइंट्स थे बेटा जो हमें डिस्कस करने थे, जिसमें से कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो मैंने चार आपको अलग से लिखवाए हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है बेटा ये, ठीक है। दीज पॉइंट्स वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास, हम कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा अपनी पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हमें दो टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, राइट। तो इन पॉइंट्स को आज हमें डिस्कस करना है काफी डिटेल में, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फटाफट से आप हेडिंग डालिए। अब आवाज मेरी सभी को आ रही होगी, होप सो। जी, क्लियर, माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन। एलोकेशन, बेटा याददाश्त गायब हो गई है, हड्डियां तोड़ दूंगा नालायकों की। क्या बोला था मैंने? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रेफर चैप्टर नंबर 8, याद है कुछ? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चैप्टर 8 में रेफर करवाई थी, फिस्कल पॉलिसी। देख नहीं रहे हो बेटा ढंग से, हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। चलिए देखिए, तो खैर जो भी है, टॉपिक डालिए फटाफट से आप। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, राइट। फिफ्थ पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए जरा बेटा, बेटा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इन दो टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं पहले। तो सॉरी, इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। एलोकेशन क्या होता है और रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है जी। एलोकेशन क्या होता है और रिसोर्सेस क्या होता है, दिस इज द बिग डाउट। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी हैं जो आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगी कि यार कैसे रिसोर्सेस का एलोकेशन हो रहा है, राइट। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और याद करने के लिए बोलूंगा, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टॉपिक में टाइम लगेगा बेटा समझने में, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। बवाल टलाए कोई भी नहीं करेगा, ठीक है जी। तो हमने जनरली तीन तरह की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पहला हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। दूसरा हमने पढ़ा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या अपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से। और माइक्रो में पढ़ा होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से। और तीसरा, हालांकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, मिक्स इकोनॉमी, बट फिर भी इसको देखेंगे हम एक बार, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए, और आई होप आपको पता भी होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले। एलोकेशन का मतलब होता है बेटा बांटना, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्वेश्चन आता है सर रिसोर्सेस का मतलब। बेटा यहाँ पर अगर देखो, रिसोर्सेस का मतलब ना बहुत सारी चीजों से हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर जनरली मैं रिसोर्सेस का मतलब बोलूंगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जहां पर हमारी दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, गुड्स और सर्विसेज। अब जितनी भी चीज है बेटा जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, वो सारे रिसोर्सेस हैं। दीज ऑल आर द रिसोर्सेस, ठीक है। तो हम इसको जनरली किसी स्पेसिफिक वर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स एनीथिंग जिससे भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, राइट। मैं किसी कंपनी को राइट दे रहा हूँ कि भैया आप इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कीजिए, दैट इज, लेट लेट अज्यूम आई एम अ गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ। मैं किसी कंपनी को कह रहा हूँ भैया आप इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कीजिए, इसका मतलब मैं उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कीजिए, राइट। तो दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो द पॉइंट इज दैट सर, इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ने वाले क्या है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले बेटा रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे किया जाता है। यानी कि अगर मैं इन जनरल वर्ड में बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट किस तरीके से बेटा इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिवाइड करती है, राइट। तो यहाँ पर इसको काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करवा दूं। ये जो मार्केट इकोनॉमी है, अगर आपको याद होगा, तो मार्केट इकोनॉमी बेसिकली किस पर डिपेंड थी बेटा? दो बातें यहाँ पर मैं बोलूं तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर सारा का सारा
जो कंट्रोलिज्म होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, और प्राइवेट सेक्टर का मेन कंसंट्रेशन होता है प्रॉफिट मेकिंग में। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में उसका कंसंट्रेशन होता है, राइट। और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इसमें ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो पब्लिक सेक्टर का होता है, अर्थात सरकार का। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी नहीं बोल रहा। दीज बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी इज नेक्स्ट लेवल, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पब्लिक सेक्टर, तो जब मैं पब्लिक सेक्टर बोलूंगा दैट मीन्स कंप्लीटली बिलोंग टू द गवर्नमेंट। और दूसरा, इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना। जितना ज्यादा सोशल वेलफेयर होगा, उतना इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। और मिक्स इकोनॉमी इज नथिंग, इज जस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है बेटा इन दोनों इकोनॉमी का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन बना दो, जिसमें प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। दिस इज द मिक्स इकोनॉमी, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। आप जरा 2 मिनट इधर कंसंट्रेशन से देखिएगा प्लीज, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, 1991 इसको इकोनॉमिक डिवाइड के नाम से जाना जाता था, ईयर ऑफ इकोनॉमी डिवाइड। ठीक है, इस साल, ये जो 1991 का साल था, राइट, तो ये इकोनॉमिक डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता। रीजन बीइंग, इससे पहले की सिचुएशन कुछ और थी और इसके बाद की सिचुएशन कुछ और हुई। बताता हूँ क्या रीजन था सर। यहाँ पे जो इकोनॉमी थी, यानी कि 1947 में हमारा देश फ्रीडम को अचीव किया, और ये जो ड्यूरेशन चला हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ और था सर। इसके बाद 1991 के बाद और आज जो हमारा 2021 चल रहा है, इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ढांचा अलग है सर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल, इकोनॉमी का मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल किसका था बेटा? पब्लिक सेक्टर का। यानी कि इकोनॉमी में जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन एरिया था, वो किसको दिया गया था बेटा? पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। और माइनॉरिटी लेवल में था हमारा, माइनॉरिटी ऑफ कंट्रोल था बेटा हमारा प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि प्रोडक्शन का एक छोटा सा हिस्सा बेटा किसको दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर को, राइट। अब सर ये जो सिचुएशन चली, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ही है बेटा। सरकार अपने बजट में तय करती है कि वो कितना प्रोडक्शन एरिया किसको देना चाहती है। अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया उसने पब्लिक को दे दिया, दैट मीन्स वो ज्यादा कौन सी इकोनॉमी में कंसंट्रेशन करना चाह रही है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, राइट। लेस हिस्सा किसको दिया? मार्केट इकोनॉमी में। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है एज पर द सिचुएशन, राइट। ये जो स्थिति थी बेटा भारत की, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा भारत एक काफी बैकवर्ड देशों में आता था बेटा। हमारी अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट काफी बैकवर्ड स्टैग्नेंट थी। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से हमें रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के हाथ में रखना ज्यादा सिक्योर समझा, ताकि प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस ना हो जाए, राइट। इस चक्कर में बेटा ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस गवर्नमेंट अपने बजट से किसको देती थी बेटा? पब्लिक सेक्टर को देती थी। यानी कि प्रोडक्शन एरिया पब्लिक सेक्टर के पास होते थे, राइट। जो भी काम होता था बेटा वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही मैक्सिमम होता था। यानी कि पीएसयूज हुआ करते थे उस टाइम पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बट फिर कहानी बदली और 1990 में बेटा भारत में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1990 में, जहां पर हमारे फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुके थे। आपने रीजन पढ़े हुए बेटा चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, राइट। तो इस वजह से भारत सरकार को लगा कि यार नहीं, अब ये ना शिफ्ट होना चाहिए। यानी कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी बेकार है, पुअर है। पब्लिक सेक्टर ने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं। इवन दो कुछ नेगेटिव चीजें इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो जिस वजह से बेटा भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि अब जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है, राइट, वो मेजोरिटी वाला जो पॉइंट था वो दिया गया प्राइवेट सेक्टर। भैया अब जो प्रोडक्शन एरिया ज्यादा से ज्यादा किसके पास होगा? प्राइवेट सेक्टर के पास। और माइनॉरिटी जो प्रोडक्शन एरिया होगा वो पब्लिक के पास रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो मेजोरिटी था वो किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को। और जो माइनॉरिटी था वो किसको दे दिया? पब्लिक सेक्टर को। यानी कि सरकार ने यहाँ पर अपने बजट में क्या कर दिया बेटा? अपने बजट में चेंज कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस किसको दे दिया बेटा? प्राइवेट सेक्टर को। और कम रिसोर्सेस किसके पास रखे बेटा?
पब्लिक सेक्टर के पास। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर रिसोर्स का मतलब ये नहीं मेरा सरकार पैसे दे रही है आपको, सरकार आपको एलोकेट कर रही है रिसोर्सेस, यानी कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वहां के रिसोर्सेस आप यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस हो कर दिया और उसके रिसोर्सेस पब्लिक सेक्टर यूज करेगा। राइट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन रेलवे का जितना भी रिसोर्स है वो कौन यूज कर सकते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ सरकार, क्योंकि वहां पर सिर्फ सरकार का राइट है। सरकार ने वो जो सेक्टर है प्रोडक्शन, वो सेक्टर जो है वो किसको दे रखा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को दे रखा है। तो वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राइट, बाकी अदर का चीज में देखिए बेटा, बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई भी बिजनेस का प्रोस्पेक्ट हो गया, वहां पर सरकार किसको डोमिनेंस कर रही है बेटा, प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन ये रहता है बेटा कि गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या करती है बेटा, रिसोर्सेज का बंटवारा करती है। ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि यार इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को रिड्यूस करना चाहिए, तो गवर्नमेंट वो करती है। तो जनरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही होता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर, ये जो आपने बताया सिचुएशन, ये क्या है? सरकार को कब लगेगा कि उसको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, कब लगेगा कि पब्लिक सेक्टर को रिसोर्सेज का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए? बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर हम इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज, अगर हम इकोनॉमिक को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, सोशल वेलफेयर ज्यादा चाहिए? लॉजिकली सोचो, बताओ जी। अगर मैं इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे किस क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ज्यादा या मुझे वेलफेयर ज्यादा करना चाहिए? बस सुन भी रहे हो नालायक हो, बोलना है। प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसके पास होता है? मार्केट इकोनॉमी। तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज किसको डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ सोशल वेलफेयर ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब सर जनरली कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इकोनॉमी डेवलप करनी है तो वहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज किसके पास जाएंगे बेटा? मार्केट इकोनॉमी में। राइट, अगर मुझे सोशल वेलफेयर प्रमोट करना है तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। राइट, और एक ऐसा नहीं कि सरकारी रिसोर्सेज का एलोकेशन करते बेटा, आप खुद भी कर सकते हो। जैसे मान लो ना, आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अब उस फंड्स को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंड्स को क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप रिसोर्सेज का एलोकेशन तो कर रहे हो, अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट मीन्स यू व्हाट व्हाट यू आर डूइंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वहां पर, कंपनीज का वेलफेयर करना है या प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, तो उस हिसाब से आप एलोकेशन करते हैं। तो दिस इज द सेम एग्जैक्टली द पॉइंट। समझ आया? देखो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास से निकाल दूंगा बाहर, बात सीधी सी है। ठीक है, पागल नहीं बैठा हूं मैं, अगर पूछ रहा हूँ तो मुझे वहां से आंसर चाहिए। समझ आया तो हाँ बोलो, नहीं तो मना करो। किसी को डाउट है तो डाउट पूछो। चलो फटाफट से नोट करो उसको। तो जनरली हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया बेटा, दैट इज कॉन्सेप्ट्स का। नाउ इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक पार्ट ऑफ थ्योरी बताऊंगा, सेकंड पार्ट आपको खुद ही as लिखना होगा। ठीक है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखिए क्या कहता है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से। अरे बहुत सारे बच्चे तो ज्वाइन ही नहीं होते यार, क्या करूं इनका। इन द मार्केट इकोनॉमीज, गुड्स कमांडिंग, इन्हें लग रहा है एग्जाम नहीं होंगे 12th वालों के, नालायकों को। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है। हायर प्राइसेस अट्रैक्ट हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस दिस प्रोसेस of resource allocation allow maximum of profits, but it fails to achieve maximum of social welfare.
ठीक है जी। कोई छोटा सा बेसिक सा पॉइंट है बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट में आपको लिखवा देता हूँ। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। गगन का नालायक क्लास नहीं ले रहा क्या? ये भी पिटेगा मेरे से। सब नालायक होते जा रहे हैं घर में बैठे हुए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो जैसी अर्थव्यवस्था की कंडीशन होती है बेटा, उस हिसाब से ही रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। ये कोई परमानेंट नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस होगी। बेटा पार्टिसिपेट भी करना होता है। चलिए इस थ्योरी को लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। और आशा करता हूँ आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया हो। एक बार इसको रीड कर लूं। देखो जरा इधर, कहता है इन मार्केट इकोनॉमीज, देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहते हैं गुड्स कमांडिंग हायर प्राइस अट्रैक्ट हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है ना, जहां पर आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, आप रिसोर्सेज का एलोकेशन सबसे ज्यादा वही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, ज्यादा प्राइस मिलेगा मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कोई ऐसा बिजनेस, अभी देखो जैसे मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के अपने स्टेटस देखे होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर वाले, कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर में डील करते हैं, आइए हमसे परचेस कीजिए। देख रहे हो, मतलब डिमांड हाई है, तो लोगों ने उसकी अवेलेबिलिटी कराना शुरू कर दिया। रीजन बीइंग देयर इज अ हायर प्रॉफिट बिजनेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हो गया है। समझ लो, तो दिस इज द सिचुएशन कि जहां ज्यादा प्राइस मिलेगा, वहां हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे, ताकि हमें ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो सके। देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन अलाउ मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्वियस ही बात है। बट ये इग्नोर करता है, फेल करता है बेटा, टू अचीव द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है। इस प्रोसेस में बेटा वेलफेयर की उम्मीद नहीं कर सकते, जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है जी। तो कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया 1991 से पहले की कंडीशन कुछ और थी, 1991 के बाद की कंडीशन कुछ और थी। तो इस वजह से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है बेटा, और उस तरीके से हम रिसोर्सेज का भी एलोकेशन करते हैं, चाहे मार्केट इकोनॉमी में करें, चाहे सोशल इकोनॉमिक्स में करें। आई होप सो आपके समझ में आया हो। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है भाई, आई होप सो कि आपको इनकम और वेल्थ के बारे में पता हो। ठीक है, इट्स अ बेसिक टॉपिक। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो भाई सारे के सारे, जीडीपी, इधर देखिए प्लीज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। जीडीपी अर्थात इनकम, नेशनल इनकम भी बोलते हैं इसको। और जब इसका बंटवारा होता है, इसका जब बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, वो होता है पार्टिसिपेशन के आधार पर। पार्टिसिपेशन कैसे होगा बेटा? आप इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब आप इकोनॉमी के जीडीपी के डेवलपमेंट में अगर आपका पार्टिसिपेशन लेवल है, तो उसका जो इनकम होगा वो आपको मिलेगा। सर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना था कर चुके हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, वो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है बेटा, और जो मिनिमम पार्टिसिपेशन है, ऑब्वियस ही बात है ना, हर पर्सन का इक्वल पार्टिसिपेशन तो नहीं है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, बिजनेसेस में, एम्प्लॉयमेंट में। तो होता क्या है सर, जिनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, उनके पास मैक्सिमम इनकम भी जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी बेटा? बिल्कुल। और जिनका मिनिमम पार्टिसिपेशन है, तो उनका मिनिमम इनकम जाएगी उनके पास। अब दिक्कत ये आई सर, यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसर्न जो ये रह गया, कि जिनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था उनको इनकम मिली, गलत भी नहीं है। भैया आप इकोनॉमी में अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप उस लायक हैं, उस कैपेबल हैं, आपको पैसा मिल रहा है, इट्स वेरी गुड। और जिन लोगों का मिनिमम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बेटा, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको पैसा कम मिल रहा है। बट देर इज एन इशू सर, इस वजह से ना, हमारी सोसाइटी, ये जो मिनिमम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का जो रूल है,
इसकी वजह से सोसाइटी के हो जाते हैं दो हिस्से। सोसाइटी बढ़ जाती है दो सेक्शन में। एक सेक्शन होता है हमारा रिच, ऑब्वियस सी बात है। एक सेक्शन हो जाएगा रिच सेक्शन, और एक हो जाएगा बेटा हमारा पुअर सेक्शन। अब जब रिच और पुअर सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो देयर इज एन प्रॉब्लम कि सर ये तो इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो गया ना। इस वजह से क्या होगा, पुअर सेक्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा इकोनॉमी में। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है बेटा, क्या ये अनइक्वल हो रहा है? और अनइक्वल क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आपको पता है। इसको हम स्क्यूड भी बोलते हैं। स्क्यूड मतलब अनइक्वल ही होता है, ठीक है। तो अनइक्वल हो रहा है जिसकी वजह से रिच सेक्शन बन रहा है और पुअर सेक्शन बन रहा है। और डेफिनेटली रिच सेक्शन पुअर सेक्शन होगा तो फिर वही डिमांड सप्लाई का खेल है, तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रिच पर्सन के पास पैसा ज्यादा है, उसकी हायर डिमांड हो जाएंगी, तो प्राइस ज्यादा पे करेगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो हमेशा स्ट्रगल करेगा। अब जब हमेशा स्ट्रगल करेगा तो यहाँ पे सरकार कुछ तो करेगी उनके लिए। हाँ, तो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्वेश्चन आता है सर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो जिन लोगों ने पैसा कमाया क्या उनका पैसा वापस छीन लिया जाएगा? नहीं बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सरकार लेकर आती है और कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, और उस पॉलिसी की मदद से सरकार कोशिश करती है कि जो प्रॉफिट्स हैं, राइट, वो सोसाइटी का कुछ वेलफेयर के लिए भी यूज किए जा सके। तो यहाँ पर दो पॉलिसी सरकार इंट्रोड्यूस करती है बेटा। एक टैक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है और एक करती है सब्सिडी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जो टैक्सेशन पॉलिसी है ऑफ कोर्स समझ ही गए होंगे आप लोग, ये रिच सेक्शन के ऊपर लग जाता है। और जो ये सब्सिडी पॉलिसी है ये पुअर सेक्शन को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यानी कि सर यहाँ पे जनरली सरकार कोशिश करती है कि जो अनइक्वालिटी का गैप बढ़ गया है इसको कम करने का। देखो इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। सब्सिडी देके तो कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सोसाइटी के हर हिस्से को, हर वर्ग को इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में मिलेगा तो अपने आप ये गैप धीरे धीरे कम होने लगेगा। बट कोशिश सरकार ये करती है कि यार वो गैप जो ज्यादा बड़ा है उसको कम से कम थोड़ा तो किया जाए। तो इसलिए बेटा वो अमीरों से टैक्स लेकर और उसी टैक्स का पैसा यूटिलाइज करती है बेटा टू गिविंग टू द सोसाइटी अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज। तो जिसको हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं, वो राशन के फॉर्म में मिल सकता है, वो एजुकेशन के फॉर्म में मिल सकता है, वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है बेटा। वो आपको सरकार के थ्रू मिलता है एज ए सब्सिडी, ठीक है। तो इससे बेटा सरकार क्या करती है, जो इनकम का जो सिनेरियो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करके और सब्सिडी प्रोवाइड करके, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो बेटा। थ्योरी अभी मैं दोबारा से आपको डिस्कस कराऊंगा। क्या ये समझ आ गया सभी को? हाँ जी बेटा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या आपको क्लियर हो गया? क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लो। चलिए तो जल्दी से बेटा इसकी थ्योरी लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, कोई टॉपिक आपको समझ आ चुका है, होप सो। लिखेगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज हाईली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है बच्चे अनइक्वल इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इकोनॉमिक डिवाइड इज ह्यूज एंड अलार्मिंग, ठीक है। तो काफी ह्यूज और अलार्मिंग होता है। द बजटरी पॉलिसी द बजटरी पॉलिसी हेल्प्स solve the problem of economic divide with the help of taxation policy
एंड सब्सिडी पॉलिसी। लेवी हायर टैक्सेस ऑन रिच सेक्शन of the society and provide subsidy to poor section of the society. These are the some scenarios जहां पर टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी बेटा इंप्लीमेंट होती है। समझ आया आपके? तो एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं, वैसे तो आपने समझ ही लिया था। कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज हाईली स्क्यूड, मतलब बहुत ज्यादा अनइक्वल है कुछ कंट्रीज में जैसे कि भारत, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड बेटा बहुत ज्यादा हो जाता है और एक खतरनाक अलार्मिंग सिग्नल होता है बेटा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बेटा इसमें पुअर सेक्शन तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, दैट्स व्हाई विल कॉल्ड अलार्मिंग इट। ठीक है, और ये बहुत बड़ा भी है। कहते हैं बजटरी पॉलिसी यानी कि सरकार का जो बजट है हेल्प करता है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, तो इस इकोनॉमिक डिवाइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है बेटा? वाया टैक्सेशन पॉलिसीज एंड सब्सिडी पॉलिसी। रिच सेक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगा के बेटा, और पुअर सेक्शन को सब्सिडी की सहायता प्रोवाइड करके इस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। अगेन इसको, इस गैप को हम कम कर सकते हैं बेटा, खत्म नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। और कम भी बेटा बहुत मिनिमम मात्रा में होता है बेटा, उस लेवल पे कम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कम करना है गैप, तो आप इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कीजिए रादर देन प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड ऑल। ठीक है, सब्सिडी से आप किसी पर्सन को सर्वाइव करवा सकते हैं बेटा, बट उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज माय ओपिनियन। बट फिलहाल आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आई होप सो समझ आ गया हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अभी जो अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा, दैट इज द कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, राइट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसको हमें डिस्कस करना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं जनरली, हालांकि बेटा दो कॉन्सेप्ट्स के, टू broad components of budget। ठीक है जी, तो देयर इज अ टू काइंड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो फर्स्ट है हमारे पास बजट रिसिप्ट्स, और सेकंड है हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर्स। जनरली वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स, पहला बजट रिसिप्ट्स एंड दूसरा है बेटा हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर, राइट। अब जनरली क्या होता है, जो बजट रिसिप्ट्स क्या होता है सर, जो पैसा हमें आ रहा है, एस्टिमेटेड मनी। याद करो ना फर्स्ट क्लास, वहां पे मैंने आपको बताया था कि बजट रिसिप्ट्स refers to estimated money receipts, estimated money receipts of the government from all sources during the financial year, या यू कैन से अकाउंटिंग ईयर, या यू कैन से फिजिकल ईयर, बात एक ही है बेटा। ठीक है, तो ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो हमारे रिसिप्ट्स हैं इसके फर्दर दो फॉर्म्स है बेटा। पहला फॉर्म है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा। एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं बेटा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिसिप्ट्स। सर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? अगेन बजट एक्सपेंडिचर्स बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप पूरा लिखिएगा। रेफर्स टू
estimated expenditure of the government again during fiscal year, financial ईयर या अकाउंटिंग ईयर, वट एवर यू सेट बेटा। सर इसके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। अगेन दो तरह के फॉर्म्स है बेटा, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड है बेटा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट कितने हैं सर? दो हैं। सर पहला कंपोनेंट है हमारे पास बेटा बजट रिसिप्ट्स, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा हमारे पास दैट इज अ बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स बेटा वो मनी रिसिप्ट्स होता है सरकार का, जो सरकार एस्टिमेट करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ने बोला कि इस साल हमें मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए एस्टिमेट करा कि इतना पैसा हमारे पास आएगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो सरकार जो एस्टिमेट कर रही है बेटा दैट इज द बजट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो दो तरह की हो सकती है बेटा, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी या वो कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। पढ़ेंगे आगे चल के कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा जो कॉम्पोनेंट्स होता है बजट का दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। और बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अगेन भाई सरकार एस्टिमेट करेगी कि भैया इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है ना। तो वो भी तो सरकार एस्टिमेट ही करेगी। सरकार ने बोला भैया 2 लाख आएंगे तो ठीक है 2 लाख करोड़ रुपए हम खर्च भी करेंगे। तो अल्टीमेटली सरकार ने ये बोला कि 2 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, यानी कि खर्च किया नहीं है, करेंगे। दैट इज एस्टिमेटेड फिगर, फ्यूचर में खर्चा होगा, दैट इज एस्टिमेटेड फिगर, राइट। तो उसको बोलते हैं बेटा हम बजट एक्सपेंडिचर। सर ये भी दो तरह का होता है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। पहले मुझे बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो बजट रिसिप्ट्स में पहला टॉपिक हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है? एक बच्चे का आंसर आया सर इनकम। गवर्नमेंट की इनकम। मैं सिर्फ रेवेन्यू पूछ रहा हूँ, याद रखना इस बात को। फाइनेंशियल एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे, नहीं बेटा, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। अच्छा जी, चलिए आप जरा ध्यान सुनिएगा। बेटा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा रेवेन्यू का, राइट। वहां पे रेवेन्यू का मतलब क्या था? इनकम, ठीक है। और जब मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा तो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब इनकम से नहीं होता, ठीक है। रेवेन्यू एक सिचुएशन है, कंडीशंस पे डिफाइन करती है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी दैट मींस दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, अदरवाइज दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर बेटा इनकम नहीं है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू एक सिचुएशन है, वो हम डिस्कस, क्योंकि देखो ना, अगर आप इनकम बोलो तो आपने अभी एक और कॉन्सेप्ट लिखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई? ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेवेन्यू का मतलब वो इनकम नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो आपने अलग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, नो डाउट, बट यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब इनकम से नहीं है, ठीक है। तो सर क्या है रेवेन्यू? तो जरा इधर देखो, प्लीज डोंट राइट। एक काम करो, लिख लो पहले फिर समझाऊंगा। कहते हैं ऑल सच मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स which show the following true characteristics। क्या मैं इसको बोलूं फुलफिल बिलो कंडीशंस। अब सर वो कंडीशन क्या है?
देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन है these receipts do not create any corresponding liability for the government। दूसरा, these receipts do not cause any reduction in assets of the government। देखो जी, तो कहते हैं सर वो सारी मनी रिसिप्ट्स, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे बेटा। इधर देखो, ये है हमारी सरकार, गवर्नमेंट, और इसको कहीं से पैसा आया, यानी कि मनी रिसिप्ट्स हुई। प्लीज अगर लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो। इधर देखो सारे के सारे, हेलो आदित्य बेटा, इधर देख, लिखना नहीं है लाइक मनी रिसिप्ट्स, ठीक है, ध्यान सुनिए प्लीज। सरकार को पैसा आया और इस पैसे से दो चीज इफेक्ट नहीं हो रही है। सरकार की एसेट्स कम नहीं हो रही है, सरकार की लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। सरकार को पैसा आया और उस पैसे से ना तो सरकार की कोई एसेट्स में कुछ कमी आई, यानी कि लेट अस अज्यूम मेरे पास एक पर्टिकुलर एसेट्स थी, मैंने उसको बेचा नहीं, जो कि त्यों है, बट मेरे पास कुछ पैसा आ गया। एसेट्स जितनी थी उतनी है, एसेट्स में कोई कमी नहीं हुई, बट फिर भी मेरे पास पैसा आ गया। या फिर मेरा कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, एज अ गवर्नमेंट मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, लोन वोन नहीं लिया होगा, बट फिर भी जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, यानी कि ऐसा पैसा बेटा जिससे ना तो मेरी एसेट्स कम हो, ना ही मेरी क्या हो बेटा लाइबिलिटी बढ़े, तो इस मनी रिसिप्ट को बेटा मैं नाम दूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या नाम दूंगा जी इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो हमें बताता है भैया पैसा आ रहा है, बट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो एसेट्स कम हो रही है, ना ही लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो ऐसे रिसिप्ट्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलेंगे जी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप सो आपको समझ में आया हो। देखिए, ऑल सच मनी रिसिप्ट्स, क्या लिखा हुआ है? ऑल सच मनी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि वो सारी मनी रिसिप्ट सरकार के बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगे बेटा, जो दो कैरेक्टर को शो करती हैं या दो कंडीशन फुलफिल करती हैं। पहला, दीज रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जिनसे सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई हो। या फिर दीज रिसिप्ट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल सर, पहला एग्जाम्पल टैक्स, दूसरा एग्जाम्पल फीस, तीसरा एग्जाम्पल फाइन्स एक्सेट्रा। कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। बेटा सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, क्या सरकार की उससे कोई एसेट्स कम होती है? नो सर। क्या सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है बेटा? नो सर। तो दैट इज द टैक्स रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। सरकार आपसे फीस लेती है, जैसे मान लो आपने किसी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो सरकार आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। हाँ, क्या सरकार की उससे कोई एसेट्स कम हुई? नहीं सर। क्या सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं सर। तो वो जो पैसा सरकार को मिला, दैट इज रिसिप्ट। आप बाइक चला रहे थे बेटा विदाउट हेलमेट, आपको पकड़ लिया, आपका चालान कट गया, 2000 या 1000 जितने भी कटा, 1000 रुपीज का चालान कटा, तो क्या उससे सरकार के पास पैसा गया? यस। बट क्या सरकार की कोई एसेट्स कम हुई? नो। क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ी? नो। तो दैट मीन सर, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि वो सोर्स ऑफ मनी है जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, जिनसे ना तो मेरी एसेट्स कम होती है, ना ही मेरी लायबिलिटी बढ़ती है। ये है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, समझ गए ना? तो रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं है बेटा, यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब कंडीशंस पे डिपेंड करता है।
ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स, एक क्रक्स में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा प्लीज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है बेटा जिनसे सरकार को पैसा तो मिलता है, बट सरकार की ना तो एसेट्स कम हो रही हैं, ना ही सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे मनी रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आया हो। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लो फटाफट से। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा प्लीज। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करो बेटा मैक्सिमम, ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया करो, ना लाइक करते नहीं हो तुम लोग। चलिए बेटा फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट हो प्लीज आप पूछ लीजिएगा।